जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार प्रताप कैंपस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, सोलर सिस्टम। और ये टॉपिक छोटा तो है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम से गलत नहीं होंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में तो वो आपको नंबर दे के जाएगा, आपके नंबर कटेंगे नहीं उससे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पहली स्लाइड है। यानी कि हम लोग पहले सोलर सिस्टम से पढ़ने से पहले अपने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, थ्योरीज रिगार्डिंग यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यानी अपने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में कुछ थ्योरीज दी गई थी, तो उन सारी थ्योरीज को मैं पहले कवर करता हूँ, उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम अपना देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे जो मैं थ्योरीज आपको बता रहा हूँ वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम की जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो लेमाइटर जी ने दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी का कथन क्या है और वो कहना क्या चाहते थे। जो लेमाइटर जी ने थ्योरी दी थी उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में। तो लेमाइटर जी का कहना था, जो बिग बैंग थ्योरी थी उसका कथन ये था कि जो आपका यूनिवर्स बना है, ऐसा मान लो कि एक छोटी सी गेंद थी और उसमें पूरा का पूरा मास एक सेंटर में मौजूद था। ठीक है, तो उस गेंद में एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन के बाद ही आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये बिग बैंग थ्योरी आपकी बताती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक थे एडविन हबल। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और वो थ्योरी थी, उन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया कि यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग। जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो लगातार फैल रहा है, लगातार एक्सपैंड हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक हमारे भाई साहब आते हैं होयल्स। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो इन्होंने हॉयस जी ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है ये स्टेडी स्टेट थ्योरी। जो ये थ्योरी है ये दी थी हॉयस भाई साहब ने। और इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया था, जो एडविन हबल ने थ्योरी दी उस थ्योरी में इन्होंने थोड़ा सा काम किया और इन्होंने बताया कि ठीक है आप हबल भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, लेकिन लेकिन क्या, जो आप बोल रहे हो यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वो अपने एवरेज डेंसिटी को मेंटेन करके रखा है उसने। ठीक है, ये बताया हमारे फैज भाई साहब ने, जो स्टेडी स्टेट थ्योरी थी। आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है इमैनुअल कांत जी की थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि इन्होंने बताया अपने सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, अपना सोलर सिस्टम कैसे बना। तो इन्होंने बताया कि नेबुला, एक नेबुला होता है। देखो, हमारे ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारे सोलर सिस्टम है, तो उनमें से जो हमारा सोलर सिस्टम बना वो बना है एक नेबुला से। ठीक है, और ये नेबुला बना किसका होता है, इस थ्योरी को नेबुला थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये नेबुला बना होता है क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट का। जो नेबुला बना होता है इन्होंने बताया वो डस्ट और धूल कणों और गैसेस से बना होता है। इसके बाद आते हैं हमारे लैप्लास जी। इन्होंने क्या किया कि जो इमैनुअल कांट जी ने थ्योरी दी थी उन पे कुछ अपना वर्क किया और उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी। और नई एक मान सकते हो एक बात कि उन्होंने एक नया पॉइंट रखा उनसे। उन्होंने बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है वो एक नेबुला से ही हुआ है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक मान लो धूल और गैसेस का गुब्बारा होता है। लेकिन जो आप बता रहे हो वो नेबुला था, लेकिन वो रोटेटिंग नेबुला था, एक घूमता हुआ नेबुला था। ठीक है, ऐसा क्यों बोला है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप कभी भी कोई चीज घुमाओगे उसमें, तो जितनी भी हल्की चीजें होती हैं वो केंद्र की तरफ आ जाती है, अंदर की तरफ आती हैं। और हमारा जो सन है वो भी किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, जो अपना सन है वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। तो सबसे हल्की गैसेस कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम ही होती है। तो ये एक रोटेटिंग नेबुला था, घूमता हुआ नेबुला था। और इसमें जो हल्की गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम, वो अंदर की तरफ आ गई, सेंटर की तरफ, और उससे हमारे सन का निर्माण होता है। और ऐसे ही ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और ऐसे ही प्लेनेट का निर्माण होता है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी थी जो जो आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम दिखा रही है। ठीक है, अपना जो सोलर सिस्टम है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं इस स्लाइड में क्या पढ़ने वाला है। देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम विजिबल हो रहा है आपके सामने। तो ये है हमारा सन। ठीक है, और ये जो प्लेनेट हैं चार, इनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, या फिर आप इनको आंतरिक ग्रह इंटीरियर प्लेनेट बोलते हो। और ये जो चार ये जो चार प्लेनेट हैं, इनको हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यानी कि और इनको जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक बेल्ट नजर आ रही होगी। ठीक है, ये बेल्ट आपको नजर आ रही है, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो प्लेनेट के बीच में है, तो यहाँ पे देखो जुपिटर है और यहाँ पे मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो स्थित है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट में है क्या, तो इसमें छोटे छोटे धूल के कण या धूल के कण घूम रहे थे, वो पूरी तरीके से ग्रह नहीं बन रहे थे, तो वही अभी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर। तो वो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में, वो होती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उनकी बनी होती है। अभी देखते हैं जो ये वाला हम लोगों का पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट है, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, पूरा का पूरा। अब हम लोग समझते हैं जोवियन प्लेनेट के बारे में। तो जोवियन प्लेनेट में भी दो प्लेनेट होते हैं, दो कैटेगरी के प्लेनेट होते हैं। एक तो ये जो दो दिख रहे हैं, ये दो प्लेनेट, इनको हम लोग बोलते हैं गैसियस प्लेनेट या गैसियस जाइंट। और ये जो दो बाहर वाले दिख रहे हैं, नेपच्यून और यूरेनस, इनको हम लोग बोलते हैं आइस जाइंट, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ है, तो ये बर्फ से बने हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग आइस जाइंट बोलते हैं। और ये दोनों ग्रह जो हैं, जुपिटर और सैटर्न, ये गैस के बने हुए हैं, तो इनको हम लोग गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। आगे यहाँ पे देख लो, ये सैटर्न की कुछ रिंग्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग प्लैनेट से देखते हैं, जितने भी इंटीरियर प्लैनेट हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं और जोवियन प्लैनेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में। तो इनमें से कुछ मेन डिफरेंस होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें तो ये रॉकी होते हैं। ठीक है, मेन जो डिफरेंस है इसका, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जितने होते हैं वो रॉकी होते हैं, यानी उनमें चट्टानें होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये हाई डेंसिटी की होती है, इनका जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये हाई डेंसिटी के घनत्व होते प्लैनेट होते हैं। फिर स्मॉल इन साइज होते हैं, इनका जो आकार होता है वो जो जोवियन प्लैनेट है इनकी तुलना में काफ़ी छोटा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम का पूरा सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो बुध पड़ा होगा, मरकरी। ठीक है, तो ये साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सॉलिड होते हैं। देखो चट्टानें होंगी तो सॉलिड तो होंगे ही। अब देखते हैं जोवियन प्लैनेट के बारे में। तो जोवियन प्लैनेट मैंने आपको बताया दो कैटेगरी के होते हैं, गैसियस प्लैनेट होते हैं। और गैसियस प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं जुपिटर और आपके सैटर्न। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आते हैं आइस जाइंट। आइस जाइंट में दो आते हैं, कौन कौन से, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट चारों हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये इन फैक्ट्स के थ्रू आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मरकरी के बारे में, जो आपका बुध ग्रह है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मरकरी जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, यहाँ से आप देखते जाओ, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे पास है। ठीक है, अभी आपने देखा हुआ वाली स्लाइड, उसमें बुध जो है वो सबसे पास है सन के। फिर फास्टेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड, देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन दो टर्म होते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, कक्षा सुना होगा ना, कक्षा। तो जो अपने कक्षा में घूमते हैं उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और जो अपने अक्ष में घूमते हैं, अपने एक्सिस में रोटेशन होते हैं, रोटेट होते हैं, उनको बोलते हैं रोटेशन। तो जो बुध का है वो रिवोल्यूशन टाइम है, वो काफ़ी फास्टेस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो जो उसका परिक्रमण काल है वो सबसे कम है अन्य ग्रहों की तुलना में। अपनी जो परिक्रमा है वो 88 दिन में पूरी कर लेता है बुध। ठीक है, 88 डेज में सन की पूरी परिक्रमा जो है बुध कंप्लीट कर लेता है। फिर आगे है हाईएस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो मरकरी की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं कक्षीय वेग। ठीक है, सेकंड आता है वीनस, यानी आपका शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो है सबसे ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला होता है शुक्र ग्रह अपना। ठीक है, हॉटेस्ट होता है, हॉटेस्ट में टी ऐड कर लेना, मीनिंग गलत है इसकी। ठीक है,
ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। और सबसे गर्म क्यों होता है, ये भी इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है उसमें H2SO4, ठीक है, के बादल होते हैं, H2SO4 के बादल होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो एटमॉस्फेयर होगा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा इसको बोलते हैं। ये ट्विन सिस्टर इसको बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शुक्र ग्रह का आकार है ना, वो अपनी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको जुड़वा बहन बोलते हैं अर्थ की। आगे देखते हैं अर्थ। और एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, यहीं से सुन लो आप, इन दोनों प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है इन दोनों प्लैनेट का। आगे देखते हैं अर्थ, ठीक है। अर्थ के बारे में मैंने ऐड किया है ब्लू प्लैनेट। अर्थ को अपने नीला ग्रह बोलते हैं, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, अर्थ को नीला ग्रह बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा है, 71% पानी है और 29% लैंड है। और सेकंड है हाईएस्ट डेंसिटी, जो अर्थ की डेंसिटी है वो अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से देखो, अर्थ में वाटर के बारे में बताता हूँ आपको। जो 71% वाटर है ना आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं 80%, ठीक है, सॉरी 71% वाटर है, ये अपने आप में 100% मान लेते हैं इसको, ठीक है। वाटर है तो अपने आप में 100% होगा ये। तो इसमें भी जो 97.2% वाटर जो है आपका, ये सेलाइन वाटर है, ठीक है, अशुद्ध जल है। जैसे खारे समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये सारा 97.2% वाटर जो है ये सेलाइन वाटर है। बचा 2.8% जो वाटर है, ये फ्रेश वाटर है आपका, ठीक है, ये जो है वो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के आपसे सोर्स पूछता है कि फ्रेश वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो फ्रेश वाटर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है ग्लेशियर से और आइस से, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। चंद्रमा आप लोगों ने पढ़ा है, एक सैटेलाइट है चंद्रमा का, चंदा मामा दूर के स्टोरी भी आपने सुन रखी है। तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। आगे देखते हैं मार्स के बारे में। तो मार्स के बारे में मैंने लिख रखा है रेड प्लेनेट। देखो, जब मैं मेरे सामने मार्स का नाम आता है तो मुझे एक मूवी याद आती है, मिशन मंगल, अक्षय कुमार की मूवी है। तो हम लोगों ने अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहला अपना कंट्री था जो मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा था। और ये बड़ा इसलिए था हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग PSLV रॉकेट के थ्रू गए थे, जिससे चंद्रमा तक ही जाया जा सकता है, और मार्स जो है हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, तो वहां तक हम लोग PSLV रॉकेट के थ्रू गए थे। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ी बात होती है अपने पे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गए थे। आगे, मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं, 2 उपग्रह हैं इसके, कौन से, फोबोस और डीमोस। आगे देखते हैं, हाईएस्ट माउंटेन है निक्स ओलंपिया। देखो, अपने पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया आपको याद रखना है। और कहाँ पे है, मार्स पे। अब देखो, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं ये बता देते हैं। तो मार्स में जो है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, या जो आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज मार्स में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। आगे देखते हैं मून के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मून के बारे में बता देते हैं, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है मून अपना, ठीक है, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है जैसे किसी के पास जब अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा है, इसके पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसे ल्यूमिनस बोलते हैं। तो रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड जो होता है वो इसका अप्रॉक्स 27 डेज होता है, और ये लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके वजह से ये जो रोटेशन पीरियड है और रिवॉल्यूशन पीरियड है ये बराबर होते हैं, और इसी वजह से हम लोग केवल एक ही तरफ का चंद्रमा देख पाते हैं। पीछे का भाग जो है चंद्रमा का, साउथ पोल वाला, वो हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। अभी तक जब अभी हम लोगों का मिशन हुआ था चंद्रमा का, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है वो साउथ पोल में लैंड करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि दक्षिणी ध्रुव को हम लोग कभी भी नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड सेम होता है। तो हम लोगों को अर्थ की तरफ जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इस वजह से हम लोग नहीं देख पाते दूसरी तरफ का, ठीक है। ग्रेविटी की बात करें इसकी, तो जो मार्स की मून की ग्रेविटी होती है वो अपने अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। और इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं जोवियन प्लैनेट के बारे में। तो जोवियन प्लैनेट मैंने बताए थे 4 होते हैं, कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो सबसे पहले जुपिटर। जुपिटर के बारे में
देखते हैं तो लार्जेस्ट प्लैनेट, ये अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है अपने सोलर सिस्टम का। मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, जो बृहस्पति है इसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, यानी इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, ऐसे आप समझ लो। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी सैटर्न और जुपिटर में आगे पीछे होता रहता है, कभी सैटर्न के चंद्रमा ज़्यादा हो जाते हैं, सैटेलाइट ज़्यादा हो जाती हैं, और कभी जुपिटर के ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अभी करंट टाइम पे जुपिटर के सबसे ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, कई सारे इसके मून है, देखो लिखा है ना मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, लेकिन जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका वो है गैनेमेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैंने डार्क कर दिया इसको। फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड, जो ये अपने अक्ष में घूमता है ना, रोटेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन पीरियड, तो अपने अक्ष में 16 घंटे में पूरा घूम जाता है, तो इसका जो रोटेशन पीरियड है वो सबसे तेज है। आगे देखते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न मतलब शनि, तो इसमें रिंग्स होती हैं, ठीक है। सैटर्न में मैंने दिखाया था ना 7 रिंग्स होती हैं, तो और वो रिंग्स बनी होती है आइस और डस्ट की। इसकी सबसे कम डेंसिटी होती है, लीस्ट डेंसिटी वाला प्लेनेट है, और ऐसा माना जाता है कि अगर सैटर्न को पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, ठीक है, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। फिजिक्स आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे जिन भी बॉडीज़ की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो वाटर में तैरने लगती हैं, है ना। अभी आप इसका बोलोगे तो मैं बता दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन बनता है सरफेस टेंशन से, बनता है कि एक लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जहाज जो है वो तैरने लगता है। तो अगर आपको इसका रीज़न पता है तो आप बताना मुझे, ठीक है। जो इसका सैटेलाइट है टाइटन, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इसके भी हैं, कई सारे उपग्रह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो टाइटन है। और ये जो टाइटन है वो अपने पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखना। जो ये टाइटन है वो सैटर्न का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, लेकिन यह पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखते हैं यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठंडा ग्रह है, और रोलिंग प्लैनेट है। रोलिंग प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये अपने एक्सिस में बिल्कुल 90 डिग्री टिल्टेड है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट लुढ़क रहा है। जब परिक्रमा करता है ना सूर्य की, तो ऐसा लगता है कि ये लुढ़क रहा है। और परिक्रमा करते टाइम अपने अर्थ देखो, अपनी अर्थ भी एक्सिस से झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23 23.5 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो अर्थ की मैं बता रहा हूँ 23.5 डिग्री जो है वो अर्थ है झुकी हुई, लेकिन जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो उसका जो टिल्टेड एंगल होता है वो होता है 66.5 डिग्री, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में अंतर आप समझ लेना। आगे देखते हैं नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून जो है वो सबसे फारदेस्ट फ्रॉम सन है, यानी कि जो सन से है वो सबसे दूर है, और बाहरी प्लेनेट भी है। इसमें CH4 यानी मेथेन की अधिकता होती है। आगे देखते हैं हम लोग। तो एक नोट पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट। जो सभी ग्रह हैं आपके वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं। जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। कौन कौन से? आपके यूरेनस और आपका वीनस। तो आपको याद कैसे करना है? अरुण और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। मैं एक बार आपको याद करने का जो इसका तरीका है वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान देना, जो ये वाला प्लेनेट है ये, और ये वीनस, ठीक है, ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। आपको याद रखना है कि लास्ट से दूसरा, सेकेंड लास्ट, ठीक है, और सेकेंड शुरुआत से दूसरा और लास्ट से दूसरा, ये दोनों जो हैं वो उल्टी डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं अपनी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो आगे देखते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन बोलते हैं जो अपने एक्सिस पे घूमता है उसको, रोटेशन बोलते हैं जो अपने ऑर्बिटल में घूमता है उसको, ठीक है। तो रोटेशन में मैंने लिख रखा है, देखो प्लेनेट के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया। अभी आते हैं अपने अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, और अर्थ पे क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें अब आपको बताते आगे। तो अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना है? 23 आवर्स 56 मिनट, 23 घंटे और 56 मिनट में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे पूरी तरह से घूम जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा दिन और रात होते हैं ना। तो आगे देखते हैं इसके इफेक्ट के बारे में। देखो आगे देखते हैं अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम, जो परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर अर्थ, तो उसका टाइम जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे। देखो यहाँ पे 6 घंटे जो हैं वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये वाले। तो ये जो है वो हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है वो इन्हीं से होता है। 6
घंटे एक्स्ट्रा हुए 4 साल में, तो 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, और 4 साल बाद एक दिन ऐड हो जाता है, जो लीप ईयर हो जाता है, वो 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लीप ईयर बनता है आपका। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जो आपके रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप बता देते हैं आपको। तो रोटेशन से आपके डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, रात और दिन किसकी वजह से होते हैं? जो अपनी एक्सिस पे पृथ्वी घूम रही है उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। रिवोल्यूशन के क्या होता है? रिवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि रिवोल्यूशन के साथ साथ आपकी जो टिल्ट ऑफ अर्थ है, जो अपने एक्सिस पे पृथ्वी झुकी हुई है, उसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइड मैंने ऐड कर रखी है और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझना पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्विनॉक्स की कंडीशन दो होती हैं आपकी, एक स्प्रिंग का, एक ऑटोमन का। ठीक है, तो ये इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या होती है? इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन जो होता है और रात के बराबर होता है, तो इक्विनॉक्स की कंडीशन बनती है। और ये साल में 2 बार होता है, कब? 21 मार्च को, जो अभी आने वाला है, और एक 23 सितंबर को। ठीक है, ये स्प्रिंग में होता है, दोनों देखो लिखा हुआ है सारा। अब देखो यहाँ पे जो टिल्ट है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो, शायद 1 मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई देगा। तो ये वाला देखो, हम लोग, आपको पता होगा ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना इंडिया है, ये आपको पता होगा। तो ये देखो यहाँ पे नदर्न पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नदर्न ये साउथ, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोगों का इंडिया जो है यहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और ये जो है ये वाली लाइन, यहाँ से देखो अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर ये सीधी हो जाए, बिल्कुल भी झुकी हुई ना हो, तो एक समान दिन होंगे आपके, कभी सीजन्स बदलेंगे ही नहीं। जैसा आज दिन है, आज अगर गर्मी है तो आगे भी गर्मी रहेगी, आज अगर सर्दी है तो सर्दी ही रहेगी। लेकिन इसके इससे क्या होता है कि देखो, जो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म अयनांत। और इस ये कंडीशन कब होती है? 21 जून को। 21 जून को आपकी सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखो यहाँ पे सन है ना, और सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है आपकी डायरेक्ट रेज। तो अभी देखो, देखो यहाँ पे अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। तो ये जो साउथ वाला, ये वाला साउथ वाला, ये देखो पीछे है ना, नॉर्थ, जो नॉर्दर्न है, नॉर्थ पोल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो आगे की ओर झुका हुआ है। तो ये पास होता है यहाँ पे, देखो ये पास है ना यहाँ से, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑस्ट्रेलिया में, अगर देखें तो वहाँ पे सर्दी होगी, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका अपोजिट होता है ये वाला। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, ये होता है आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है? आपका दिन जो है वो सबसे छोटा होता है और रात जो है वो सबसे लंबी होती है। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ये देखो यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर आपका आगे आ जाता है और नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो पीछे चला जाता है। इस वजह से इस दिन दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने इंडिया में ठंडी पड़ती है। ठीक है, ये सारा कुछ समझ गए आप। इसी, अगर अर्थ झुकी ना होती, देखो ये अगर ऐसे होती तो एक समान दिन होते, अगर सर्दी है तो सर्दी, गर्मी है तो गर्मी। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं इक्लिप्स के बारे में, जो ग्रहण होते हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं। चलो, ये जो ग्रहण है, सबसे पहले ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के बारे में देखते हैं। इसको मैंने शायद लिख नहीं रखा है, आपको यहीं पे बताते हैं। ठीक है, जो मुझे ऐड कर देना चाहिए यहाँ पे, मैं शायद भूल गया हूँ, तो यहीं पे आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका हो गया सन, इतना बड़ा सन, सही है। ये आपकी हो गई अर्थ, और ये आपका हो गया छोटा सा मून। ठीक है, सॉरी यार, पूरा चला गया। ये आपका हो गया सन, ये हो गई आपकी अर्थ, और ये हो गया आपका मून। ठीक है, ये आपका है सन, अर्थ और मून। तो आपका जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है आपका जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। अब देखो, सन की जो रेज हैं वो ऐसे ऐसे जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से अर्थ से देखो चंद्रमा पूरा का पूरा विजुअल होगा, होगा कि नहीं होगा? एक भाग चंद्रमा का पूरा दिखाई देगा। तो ये जो होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आपका जब पूरा चांद होता है तब होता है पूर्णिमा के दिन।
और इसको फुल मून बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको फुल मून बोलते हैं। आगे देखते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका छोटा सा चंद्रमा, और ये हो गई आपकी पृथ्वी। तो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, ये मून हो गया आपका, और ये हो गई आपकी अर्थ। तो देखो यहाँ से सूर्य की जो किरणें आएंगी ऐसे ऐसे आएंगी। ठीक है, तो सन से जो रेज जाएंगी वो डायरेक्ट हो जाएंगी। तो अभी जो है ये वाला जो भाग है इसमें सूर्य की किरणें पड़ रही ना, ये वाले इस वाले भाग पे अंधेरा है, और यही वाला भाग है जो पृथ्वी की तरफ है। तो यहाँ से पृथ्वी से ये वाला भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और ये होता है आपका अमावस्या के दिन, इसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको न्यू मून बोलते हैं। क्यों? धीरे जैसे ही अमावस्या होगी उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे तो चंद्रमा बढ़ने लगता है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है इसको फुल मून बोलते हैं। इससे बड़ा चंद्रमा नहीं होता है, इसलिए इसको फुल मून बोलते हैं। न्यू मून इसको बोलते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, सबसे छोटा होता है, यह दिखाई नहीं देता अमावस्या की रात को। फिर आते हैं एपीहीलियन और पेरीहीलियन के बारे में। तो एपीहीलियन के बारे में बस इतना जान लो, एपीहीलियन में जो अपनी अर्थ है वो जो अर्थ है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और पेरीहीलियन में सूर्य से पास होती है। आप याद कैसे रखोगे? पी से पेरीहीलियन और पी से पास। ठीक है, ये दोनों बातें याद कर लो। और ये होता क्या कब है? एपीहीलियन जो होता है वो होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को होता है, लिख देते हैं यहाँ पे अगर लिख जाएगा तो। ये होता है 4 जुलाई को, और पेरीहीलियन जो होता है वो होता है 3 जैन को। अभी आप बोलोगे, आपका एक डाउट होगा यहाँ पे कि पेरीहिलियन में जो अर्थ है वो पास होती है सन से, तो यहाँ पे ठंडी क्यों पड़ती है, और एपीहिलियन में जो है अर्थ दूर होती है सूर्य से, तो वहाँ पे गर्मी क्यों पड़ती है। तो ये आपका जो डाउट है मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जो इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने दिखाया है आपको, उसके थ्रू आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, जिसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। और आप से मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो पूरा का पूरा जितना सोलर सिस्टम है आपका पूरा कवर हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही था, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने PYQ है आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो एक बार इस एक वीडियो के थ्रू छोटा सा वीडियो लाएंगे, 10-20 क्वेश्चन का, 15-20 क्वेश्चन का, वो करवा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर कोशिश करेंगे तो एक ही वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं, पता नहीं है आएगा वीडियो या फिर नहीं आएगा। तो सोलर सिस्टम आपको समझ आया या नहीं पे समझ आया है या नहीं आया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, अपना रिव्यू ज़रूर देना है। और चैनल पे अगर न्यू हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।